अध्याय 2। दो सच आघात देता है। विल्मोथ इरविंग एक नई शुरुआत थी। जब तक वह मेरी माँ से नहीं मिले और उनका फोन नंबर नहीं मांगा, तब तक मुझे सिर्फ दुख और संघर्ष के बारे में पता था। जब पैसा अच्छा था, तो हमारा जीवन आघात से परिभाषित होता था। एक बार जब हम अपने पिता से मुक्त हो गए, तो हम अपने स्वयं के पीटीएसडी स्तर की शिथिलता और गरीबी से ग्रस्त हो गए। फिर जब मैं चौथी कक्षा में था, उसकी मुलाकात इंडियानापोलिस के एक सफल बढ़ी और सामान्य ठेकेदार विल्मोथ से हुई। वह उनकी सहज मुस्कान और शांतचित्त शैली से आकर्षित थीं। उसमें कोई हिंसा नहीं थी। उन्होंने हमें सांस छोड़ने की इजाजत दे दी। उसके आसपास होने से ऐसा महसूस होता था जैसे हमें कोई सहारा मिल गया हो, जैसे अंततः हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा हो। जब वे साथ थे तो वह हंसती थी। उसकी मुस्कान उज्ज्वल और वास्तविक थी। वह थोड़ा सीधी होकर खड़ी हो गई। उसने उसे गौरव दिया और उसे फिर से सुंदर होने का एहसास कराया। जहां तक मेरी बात है, विल्मोथ एक स्वस्थ पिता तुल्य व्यक्ति के उतने ही करीब आ गया जितना मैं पहले कभी था। उसने मुझे सहलाया नहीं। उसने मुझे यह नहीं बताया कि वह मुझसे या उस नकली गधे बकवास से प्यार करता था, लेकिन वह वहां था। ग्रेड स्कूल के समय से ही बास्केटबॉल मेरा जुनून रहा है। यह मेरे सबसे अच्छे दोस्त जॉनी निकोल्स के साथ मेरे रिश्ते का मूल था और विल्मोथ का खेल था। वह और मैं हर समय एक साथ कोर्ट पर उतरते हैं। उन्होंने मुझे चालें दिखाईं, मेरा रक्षात्मक अनुशासन दुरुस्त किया और जंप शॉट विकसित करने में मेरी मदद की। हम तीनों ने जन्मदिन और छुट्टियां एक साथ मनाईं और 8वीं कक्षा से पहले गर्मियों में वह एक घुटने के बल बैठ गए और मेरी माँ से इसे आधिकारिक बनाने के लिए कहा। विल्मोथ इंडियानापोलिस में रहता था और हमारी योजना अगली गर्मियों में उसके साथ रहने की थी। हालांकि वह ट्रुन्निस जितना अमीर नहीं था, फिर भी उसने अच्छा जीवन व्यतीत किया और हम फिर से शहरी जीवन की प्रतीक्षा करने लगे। फिर 1989 में क्रिसमस के अगले दिन सब कुछ बंद हो गया। हमने अभी तक इंडी में पूर्णकालिक प्रवास नहीं किया था और उसने ब्राजील में मेरे दादा दादी के घर पर हमारे साथ क्रिसमस दिवस बिताया था। अगले दिन उसके पुरुष लीग में बास्केटबॉल का खेल था और उसने मुझे अपने एक साथी के लिए सबमॉड्यूल करने के लिए आमंत्रित किया। मैं इतना उत्साहित था कि मैंने 2 दिन पहले ही अपना बैग पैक कर लिया था, लेकिन उस सुबह उसने मुझसे कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं तुम्हें इस बार यहीं वापस रखूंगा, लिटिल डेविड, उन्होंने कहा। मैंने अपना सिर झुका लिया और आह भरी। वह बता सकता था कि मैं परेशान था और उसने मुझे आश्वस्त करने की कोशिश की। तुम्हारी माँ कुछ दिनों में गाड़ी से आने वाली है और हम तब गेंद खेल सकते हैं। मैंने अनिच्छा से सिर हिलाया, लेकिन मैं वयस्कों के मामलों में दखल देने के लिए बड़ा नहीं हुआ था और मुझे पता था कि मुझे स्पष्टीकरण या मेकअप गेम का कोई दायित्व नहीं है। मैं और मेरी माँ सामने के बरामदे से उसे कारपोर्ट से बाहर निकलते हुए देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और उसने हमें अपनी तेज एकल लहर दिखाई। फिर वह चला गया। यह आखिरी बार था जब हमने उसे जीवित देखा था। जैसा कि योजना बनाई गई थी, उसने उस रात अपने पुरुषों का लीग गेम खेला और अकेले ही सफेद शेरों वाले घर की ओर चला गया। उन्होंने जब भी निर्देश दिए, दोस्त, परिवार या डिलीवरी करने वाले लोग, इसी तरह से वह हमेशा अपने खेतशैली के घर का वर्णन करते थे। इसके रास्ते को खंभों पर खड़ी 2 सफेद शेर की मूर्तियों द्वारा बनाया गया था। वह उनके बीच में आ गया और गैराज में चला गया, जहां वह सीधे घर में प्रवेश कर सकता था, पीछे से आने वाले खतरे से बेखबर। उसने गैराज का दरवाजा कभी बंद नहीं किया। वे उसे खिड़की के इंतजार में घंटों से रोके हुए थे, और जैसे ही वह ड्राइवर की तरफ के दरवाजे से बाहर निकला, वे छाया से बाहर निकले और करीब से गोली मार दी।
उनके सीने में 5 गोलियां मारी गईं। जब वह अपने गैराज के फर्श पर गिरा तो बंदूकधारी उसके ऊपर चढ़ गया और उसकी आंखों के ठीक बीच में एक गोली मार दी। विल्मोथ के पिता कुछ ब्लॉक दूर रहते थे और जब अगली सुबह वह सफेद शेरों के पास से गुजरे तो उन्होंने अपने बेटे के गैराज का दरवाजा खुला देखा और उन्हें पता चला कि कुछ गड़बड़ है। वह सड़क पर चला गया और गैरेज में चला गया जहां वह अपने मृत बेटे पर रो रहा था। विल्मोथ महज 43 साल का था। मैं अभी भी अपनी दादी के घर पर था जब विल्मोथ की मां ने कुछ देर बाद फोन किया। उसने फोन रख दिया और मुझे खबर बताने के लिए अपनी तरफ इशारा किया। मैंने अपनी मां के बारे में सोचा। विल्मोथ उसका रक्षक था। वह अपने खोल से बाहर आ रही थी, खुल रही थी, अच्छी चीजों पर विश्वास करने के लिए तैयार थी। इससे उसका क्या होगा? क्या ईश्वर उसे कभी कोई बड़ी राहत देगा? इसकी शुरुआत एक उबाल की तरह हुई, लेकिन कुछ ही सेकंड में मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो गया। मैं अपनी दादी से मुक्त हो गया, रेफ्रिजरेटर पर मुक्का मारा और उसमें सेंध लगा दी। हम अपनी मां को ढूंढने के लिए अपने घर पहुंचे, जो पहले से ही परेशान थी क्योंकि उसने विल्मोथ से कुछ नहीं सुना था। हमारे पहुंचने से ठीक पहले उसने उसके घर पर फोन किया और जब एक जासूस ने फोन उठाया तो उसे हैरानी हुई, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। वह कैसे कर सकती थी? जब मेरी दादी हमारे पास आई तो हमने उनकी उलझन देखी, अपनी उंगलियों से फोन छीना और उन्हें बिठाया। पहले तो उसने हम पर विश्वास नहीं किया। विल्मोथ एक मस्खरा था और यह एक तरह का गड़बड़ स्टंट था जिसे वह करने की कोशिश कर सकता था। फिर उसे याद आया कि उसे 2 महीने पहले गोली मार दी गई थी। उसने उससे कहा था कि जिन लोगों ने ऐसा किया है वे उसके पीछे नहीं हैं, कि वे गोलियां किसी और के लिए थीं, और क्योंकि वे केवल उसे छू गईं, उसने पूरी बात भूलने का फैसला किया। उस क्षण तक वह कभी नहीं संदेह था कि विल्मोथ के पास कुछ गुप्त सड़क जीवन था जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानती थी, और पुलिस को कभी भी यह पता नहीं चला कि उसे गोली मारकर हत्या क्यों की गई थी। अटकलें यह थीं कि वह किसी संदेहास्पद व्यापारिक सौदे में शामिल था या कोई ड्रग सौदा खराब हो गया था। मेरी मां तब भी इनकार कर रही थी जब उसने एक बैग पैक किया, लेकिन उसने उसके अंतिम संस्कार के लिए एक पोशाक शामिल की। जब हम पहुंचे तो उसका घर एक खराब क्रिसमस उपहार की तरह पीले पुलिस टेप के रिबन में लपेटा हुआ था। ये कोई शरारत नहीं थी। मेरी मां ने गाड़ी पार्क की, टेप के नीचे छुप गई और मैं ठीक उनके पीछे पीछे सामने के दरवाजे तक चला गया। रास्ते में मुझे याद है कि मैं अपनी बाईं और उस दृश्य की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा था जहां विल्मोथ को मार दिया गया था। उसका ठंडा खून अभी भी गैराज के फर्श पर जमा था। मैं एक 14 साल का बच्चा था जो एक सक्रिय अपराध स्थल से भटक रहा था, लेकिन कोई भी, न मेरी मां, न विल्मोथ का परिवार और यहाँ तक कि पुलिस भी मेरे वहां होने से परेशान नहीं लग रही थी। मेरे होने वाले सौतेले पिता की हत्या के भारी माहौल को महसूस कर रही थी। भले ही यह अजीब लगे, पुलिस ने मेरी मां को उस रात विल्मोथ के घर में रहने की अनुमति दी। अकेले रहने के बजाय उसने अपने बहनोई को वहां रखा, जो अपनी 2 बंदूकों से लैस था ताकि हत्यारे वापस आ सकें। मैं विल्मोथ की बहन के घर के पीछे के शयनकक्ष में पहुंच गया, जो कुछ मील दूर एक अंधेरा और डरावना घर था, और पूरी रात अकेला रह गया। घर उन एनालॉग कैबिनेट टेलीविजन सेटों में से एक से सुसज्जित था जिसमें एक डायल पर 13 चैनल थे। केवल 3 चैनल स्थैतिक मुक्त आए, और मैंने इसे स्थानीय समाचारों पर रखा। वे हर 30 मिनट में एक लूप पर एक ही टेप चलाते थे, मेरी मां और मुझे पुलिस टेप के नीचे छुपते हुए देखने का फुटेज, फिर विल्मोथ को एक प्रतीक्षारत एम्बुलेंस की ओर जाते हुए, उसके शरीर पर एक चादर के साथ जाते हुए देखना। यह एक भयावह दृश्य जैसा था।
मैं वहां बिल्कुल अकेला बैठा रहा और बार बार वही फुटेज देख रहा था। मेरा दिमाग एक टूटा हुआ रिकॉर्ड था जो अंधेरे में चला गया। अतीत अंधकारमय था और अब हमारा आसमानी भविष्य भी धूमिल हो गया है। कोई राहत नहीं होगी, केवल मेरी परिचित गड़बड़ वास्तविकता पूरी रोशनी को खत्म कर देगी। हर बार जब मैं देखता था, मेरा डर इतना बढ़ जाता था कि कमरा भर जाता था, और फिर भी मैं रुक नहीं पाता था। विल्मोथ को दफनाने के कुछ दिनों बाद और नए साल के ठीक बाद मैं ब्राजील इंडियाना में एक स्कूल बस में चढ़ा। मैं अभी भी शोक मना रहा था और मेरा सिर घूम रहा था क्योंकि मैंने और मेरी माँ ने तय नहीं किया था कि हम योजना के अनुसार ब्राजील में रहेंगे या इंडियानापोलिस जा रहे हैं या नहीं। हम असमंजस में थे और वह सदमे की स्थिति में थी। वह अभी भी विल्मोथ की मृत्यु पर नहीं रोई थी। इसके बजाय वह फिर से भावनात्मक रूप से खाली हो गया। यह ऐसा था जैसे कि उसके जीवन में अनुभव किया गया सारा दर्द एक गहरे घाव के रूप में फिर से उभर आया हो, जिसमें वह गायब हो गई हो और उस शून्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। इस बीच स्कूल शुरू हो रहा था, इसलिए मैं साथ साथ खेलता था, किसी भी सामान्य चीज की तलाश में था जिसे मैं पकड़ सकता था। लेकिन यह कठिन था। मैं अधिकांश दिनों में स्कूल जाने के लिए बस में यात्रा करता था और वापस लौटने के पहले दिन मैं उस स्मृति को हिला नहीं सका जो मैंने एक साल पहले दफन कर दी थी। उस सुबह मैं हमेशा की तरह सड़क की ओर देखने वाले पिछले बाएं टायर के ऊपर वाली सीट पर बैठ गया। जब हम स्कूल पहुंचे तो बस सड़क के किनारे रुक गई। हमें उतरने से पहले अपने आगे वाली बस के चलने का इंतजार करना पड़ा। इस बीच एक कार हमारे साथ साथ आई और एक प्यारा, अतिउत्सुक छोटा लड़का कुकीज की थाली लेकर हमारी बस की ओर दौड़ा। ड्राइवर ने उसे नहीं देखा। बस झटके से आगे बढ़ गई। मेरी खिड़की पर अचानक खून के छींटे पड़ने से पहले मैंने उसकी माँ के चेहरे पर चिंतित भाव देखा। उसकी माँ भयभीत होकर चिल्लाने लगी। वह अब हमारे बीच नहीं थी। वह दिखने और सुनने में किसी खूंखार, घायल जानवर की तरह लग रही थी क्योंकि वह सचमुच अपने सिर के बालों को जड़ों से खींच रही थी। जल्द ही दूर तक सायरन की आवाजें गूंजने लगीं और दूसरे क्षण नजदीक आने पर चीख पुकार मच गई। छोटा लड़का लगभग 6 साल का था। कुकीज ड्राइवर के लिए एक उपहार थीं। हम सभी को बस से उतरने का आदेश दिया गया था और जैसे ही मैं उस त्रासदी से गुजर रहा था, किसी कारण से, इसे मानवीय जिज्ञासा कहें, इसे अंधेरे से अंधेरे की चुंबकीय खींच कहें, मैंने बस के नीचे झांका और उसे देखा। उसका सिर लगभग कागज की तरह सपाट था। उसका दिमाग और खून गाड़ी के नीचे खर्च हुए तेल की तरह मिल गए थे। पूरे 1 साल तक मैंने उस छवि के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था, लेकिन विल्मोथ की मृत्यु ने उसे फिर से जागृत कर दिया और अब मैं बस उसी के बारे में सोच सकता था। मैं पीलापन से परे था। मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। मैंने यह जानने के लिए पर्याप्त देखा कि दुनिया मानवीय त्रासदी से भरी हुई थी और यह तब तक बहती रहेगी जब तक कि यह मुझे निगल न जाए। मैं अब बिस्तर पर नहीं सो सकता। मेरी माँ भी नहीं कर सकती थी। वह अपनी आरामदायक कुर्सी पर टीवी चालू करके या हाथों में किताब लेकर सोती थी। थोड़ी देर के लिए मैंने रात में बिस्तर पर दुबकने की कोशिश की, लेकिन हमेशा फर्श पर भ्रूण की स्थिति में जागती थी। आखिरकार मैंने हार मान ली और जमीन पर लेट गया। शायद इसलिए कि मैं जानता था कि अगर मुझे नीचे वाली जगह पर आराम मिल गया तो फिर गिरना नहीं पड़ेगा। हम 2 लोग थे जिन्हें नई शुरुआत की सख्त जरूरत थी। हमने सोचा था कि हम आ रहे हैं, इसलिए विल्मोथ के बिना भी हमने इंडियानापोलिस का रुख किया। मेरी माँ ने मुझे कैथेड्रल हाई स्कूल में प्रवेश परीक्षा के लिए भेजा, जो शहर के मध्य में एक निजी कॉलेज तैयारी अकादमी थी। हमेशा की तरह मैंने धोखा दिया, और एक चतुर कमीना भी।
जब मेरा स्वीकृति पत्र और कक्षा का शेड्यूल प्रथम वर्ष से पहले गर्मियों में मेल में आया, तो मैं एपी कक्षाओं की पूरी स्लेट देख रहा था। मैंने धोखा देकर और नकल करके अपना रास्ता बना लिया और फ्रेशमैन बास्केटबॉल टीम बनाने में कामयाब रहा, जो पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ फ्रेशमैन टीमों में से एक थी। हमारे पास कई भावी कॉलेज खिलाड़ी थे और मैंने पॉइंट गार्ड से शुरुआत की। यह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला था, लेकिन उस तरह का नहीं जिसे मैं आगे बढ़ा सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक शैक्षणिक धोखाधड़ी था। साथ ही स्कूल में मेरी मां को बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ा, इसलिए कैथेड्रल में केवल 1 वर्ष के बाद उन्होंने स्कूल बंद कर दिया। मैंने अपना द्वितीय वर्ष नॉर्थ सेंट्रल हाई स्कूल में शुरू किया, जो बहुसंख्यक काले पड़ोस में 4000 बच्चों वाला एक पब्लिक स्कूल है, और अपने पहले दिन में किसी गोरे गोरे लड़के की तरह सामने आया। मेरी जीन्स निश्चित रूप से बहुत तंग थी और मेरी कॉलर वाली शर्ट एक लट वाली बेल्ट से कमर में बंधी हुई थी। इमारत से बाहर न जाने का एकमात्र कारण यह था कि मैं गेंद फेंक सकता था। मेरा द्वितीय वर्ष मस्त रहने के बारे में था। मैंने अपनी अलमारी बदल ली, जो हिप हॉप संस्कृति से तेजी से प्रभावित हो रही थी, और गैंग बैंगर्स और अन्य सीमावर्ती अपराधियों के साथ घूमने लगी, जिसका मतलब था कि मैं हमेशा स्कूल नहीं जाती थी। एक दिन मेरी माँ दिन के मध्य में घर आई और मुझे हमारे भोजन कक्ष की मेज के चारों ओर बैठा हुआ पाया, जिसे उन्होंने 10 ठगों के रूप में वर्णित किया था। वह गलत नहीं थी। कुछ ही हफ्तों में उसने हमें पैक किया और वापस ब्राजील इंडियाना ले गई। मैंने बास्केटबॉल ट्रायल के सप्ताह में नॉर्थव्यू हाई स्कूल में दाखिला लिया था, और मुझे याद है कि जब कैफेटेरिया भरा हुआ था तो मैं दोपहर के भोजन के समय उपस्थित हुआ था। नॉर्थव्यू में 1200 बच्चे नामांकित थे, जिनमें से केवल 5 काले थे, और आखिरी बार जब उनमें से किसी ने मुझे देखा था तो मैं काफी हद तक उनके जैसा ही दिख रहा था। अब और नहीं। मैं उस दिन 5 साइज की बहुत बड़ी और काफी नीचे तक झुकी हुई पैंट पहनकर स्कूल गया था। मैंने एक बड़े आकार का शिकागो बुल्स जैकेट भी पहना था, जिसके साथ पीछे की ओर टोपी लगी हुई थी। कुछ ही सेकंड में सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। शिक्षक, छात्र और प्रशासनिक कर्मचारी मुझे ऐसे घूरते थे जैसे मैं कोई विदेशी प्रजाति हूं। मैं पहला सुस्त काला बच्चा था जिसे उनमें से कई लोगों ने वास्तविक जीवन में देखा था। मेरी उपस्थिति मात्र से संगीत बंद हो गया था। मैं वह सुई थी जो विनाइल में खींची जा रही थी, एक पूरी नई लय को खरोंच रही थी, और हिप हॉप की तरह हर किसी ने ध्यान दिया, लेकिन हर किसी ने नहीं। उन्होंने जो सुना वह पसंद आया। मैं पूरे दृश्य में ऐसे अकड़ता हुआ चला गया जैसे मैंने कोई चुदाई नहीं की हो। लेकिन वह झूठ था। मैंने हर तरह की अहंकारी हरकतें की और मेरा प्रवेश द्वार नरक जैसा था, लेकिन मुझे वहां वापस जाने में बहुत असुरक्षित महसूस हुआ। भैंस एक धधकते हुए नरक में रहने जैसी स्थिति में थी। ब्राजील में मेरे शुरुआती वर्ष अभिघातज के बाद के तनाव के लिए एक आदर्श इनक्यूबेटर थे, और मेरे जाने से पहले मुझे मृत्यु आघात की दोहरी खुराक दी गई थी। इंडियानापोलिस जाना दया से बचने और यह सब पीछे छोड़ने का एक अवसर था। मेरे लिए क्लास आसान नहीं थी, लेकिन मैंने दोस्त बनाए और एक नई शैली विकसित की। अब वापस आकर मैं बाहर से इतना अलग दिखता था कि यह भ्रम बना रहता था कि मैं बदल गया हूं, लेकिन बदलने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। इसका सामना करें और वास्तविक बनें। मैंने उस कड़ी मेहनत का एक अंश भी नहीं किया था। मैं अभी भी एक गूंगा बच्चा था जिसके पास झुकने के लिए कुछ भी ठोस नहीं था, और बास्केटबॉल ट्रायआउट्स ने मेरे बचे हुए आत्मविश्वास को भी खत्म कर दिया। जब मैं जिम गया तो उन्होंने मुझे मेरे अधिक सामान्य जिम कपड़े पहनने के बजाय वर्दी में सूट पहनाया। उस समय शैली ढीली और बड़े आकार की होती जा रही थी,
जिसे फैब 5 के क्रिस वेबर और जालेन रोज ने मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध बनाया। ब्राजील में प्रशिक्षकों की उंगलियां उस नब्ज पर नहीं थीं। उन्होंने मुझे बास्केटबॉल शॉट्स के तंगस्फेद संस्करण में डाल दिया, जिससे मेरी गेंदों का गला घोंट दिया गया, मेरी जांघें बहुत कसकर चिपक गईं और सभी प्रकार की गलतियां महसूस हुईं। मैं कोचों की पसंदीदा स्वप्न स्थिति में फंस गया था, लैरी बर्ड टाइम वॉर, जो समझ में आता है क्योंकि लैरी लीजेंड मूल रूप से ब्राजील और पूरे इंडियाना में एक संरक्षक संत थे। दरअसल उनकी बेटी हमारे स्कूल गई थी। हम दोस्त थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसकी तरह कपड़े पहनना चाहता था। फिर मेरा शिष्टाचार था। इंडियानापोलिस में कोच हमें कोर्ट पर बकवास करने देते हैं। यदि मैंने कोई अच्छी चाल चली या आपके चेहरे पर गोली मारी तो मैंने आपकी माँ या आपकी प्रेमिका के बारे में बात की। इंडी में मैंने अपनी बकवास बातों पर शोध किया था। मैं इसमें अच्छा हो गया। मैं अपने स्कूल का ड्रमंड ग्रीन था और यह सब शहर में बास्केटबॉल संस्कृति का हिस्सा था। कृषि प्रधान देश में वापस इसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ी। जब प्रयास शुरू हुए तो मैंने चट्टान को बहुत संभाला, और जब मैंने कुछ बच्चों को पार किया और उन्हें बुरा दिखने लगा तो मैंने उन्हें और कोचों को बता दिया। मेरे रवैये ने कोचों को शर्मिंदा कर दिया, जो स्पष्ट रूप से इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके नायक लैरी लीजेंड एक सर्वकालिक महान बकवास बात करने वाले व्यक्ति थे, और इससे पहले कि वे गेंद मेरे हाथों से छीन लेते और मुझे फ्रंट कोर्ट में डाल देते, ज्यादा देर नहीं हुई। एक ऐसी स्थिति जिसमें मैंने पहले कभी नहीं खेला था। मैं निचले स्तर पर असहज था और वैसे ही खेला। इससे मुझे चुप रहना अच्छा लगा। इस बीच जॉनी हावी हो रहे थे। उस सप्ताह मेरी एकमात्र बचत जॉनी निकोल्स के साथ वापस आना था। जब मैं दूर था तब भी हम करीब रहते थे और हमारी मैराथन आमने सामने की लड़ाई फिर से पूरे जोरों पर थी। हालांकि वह छोटे कद का था, फिर भी वह हमेशा एक अच्छा खिलाड़ी था और ट्रायल के दौरान वह मैदान पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक था। वह खुले हुए आदमी को देखकर और कोर्ट में दौड़कर शॉट लगा रहा था। जब उन्होंने विश्वविद्यालय दल बनाया तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन हम दोनों आश्चर्यचकित थे कि मैंने मुश्किल से संयुक्त उद्यम बनाया। मुझे कुचल दिया गया, और बास्केटबॉल ट्रायल के कारण नहीं। मेरे लिए वह परिणाम किसी और चीज का एक और लक्षण था जिसे मैं महसूस कर रहा था। ब्राजील वैसा ही दिख रहा था, लेकिन इस बार गंदगी अलग महसूस हुई। ग्रेड स्कूल शैक्षणिक रूप से कठिन था, लेकिन भले ही हम शहर के कुछ काले परिवारों में से एक थे, मैंने किसी भी तरह का नस्लवाद नहीं देखा या महसूस नहीं किया। एक किशोर के रूप में मैंने इसे हर जगह अनुभव किया, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं अति संवेदनशील हो गया था। पूर्णतः नस्लवाद हमेशा से था। ब्राजील वापस जाने के कुछ समय बाद मैं और मेरा चचेरा भाई डेमियन देश से बाहर एक पार्टी में गए। हम कर्फ्यू के काफी समय बाद तक बाहर रहे। दरअसल हम पूरी रात जागते रहे और दिन निकलने के बाद हमने अपनी दादी को घर जाने के लिए बुलाया। माफ करें, उसने पूछा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी चलना शुरू कर सकते हो। ठीक है। वह 10 मील दूर एक लंबी देहाती सड़क पर रहती थी, लेकिन जब हमने टहलना शुरू किया तो हमने मजाक किया और आनंद लिया। डेमियन इंडियानापोलिस में रहता था और हम दोनों अपनी ढीली जीन्स पहने हुए थे और बड़े आकार के स्टार्टर जैकेट पहने हुए थे, जो ब्राजील की ग्रामीण सड़कों पर बिल्कुल सामान्य गियर नहीं थे। हम कुछ घंटों में 7 मील चले थे, तभी एक पिकअप ट्रक हमारी दिशा में उछलता हुआ आया। हम उसे जाने देने के लिए सड़क के किनारे हुए, लेकिन वह धीमी हो गई, और जैसे ही वह हमारे पास से गुजरी, हम कैब में 2 किशोरों को और ट्रक के बिस्तर पर एक तीसरे को खड़े हुए देख सकते थे।
यात्री ने अपनी खुली खिड़की से इशारा किया और चिल्लाया, निगर। हमने अतिप्रतिक्रिया नहीं की, हमने अपना सिर नीचे कर लिया और एक ही गति से चलते रहे जब तक कि हमने उस ट्रक को बजरी के ढेर पर रुकने और धूल भरी आंधी चलने की आवाज नहीं सुनी। तभी मैं मुड़ा और एक मैलेकुचैले यात्री को देखा। लाल आदमी की तलाश में, हाथ में पिस्तौल लेकर ट्रक की कैब से बाहर निकले। जब वह मेरी ओर आ रहा था तो उसने मेरे सिर पर निशाना साधा। तुम कहाँ से हो और तुम यहाँ इस शहर में क्यों हो? डेमियन सड़क पर आराम से चला गया, जबकि मैंने बंदूकधारी से आंखें मिला लीं और कुछ नहीं कहा। वह मुझसे 2 फीट की दूरी पर आ गया। हिंसा का खतरा इससे ज्यादा वास्तविक नहीं है। ठंड ने मेरी त्वचा को झुलसा दिया, लेकिन मैंने भागने या डरने से इनकार कर दिया। कुछ सेकंड के बाद वह ट्रक में वापस आ गया और वे तेजी से आगे बढ़ गए। यह पहली बार नहीं था जब मैंने यह शब्द सुना था। कुछ ही समय पहले मैं पिज्जा हट में जॉनी और कुछ लड़कियों के साथ घूम रहा था, जिनमें एक श्यामला लड़की भी शामिल थी जो मुझे पसंद थी, जिसका नाम पाम था। वह भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन हमने कभी इस पर कार्रवाई नहीं की। हम 2 मासूम थे जो एक दूसरे के साथ का आनंद ले रहे थे, लेकिन जब उसके पिता उसे घर ले जाने के लिए आए तो उनकी नज़र हम पर पड़ी और जब पाम ने उसे देखा तो उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया। वह खचाखच भरे रेस्तरां में घुस गया और सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हमारी ओर दौड़ने लगा। उन्होंने मुझे कभी संबोधित नहीं किया। उसने बस उससे आंखें मिला लीं और कहा, मैं नहीं चाहता भी मिलते हैं इसके साथ बैठे हुए चॉकलेट का रंग दोबारा। वह उसके पीछे तेजी से दरवाजे से बाहर चली गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मैं बैठा हुआ था, लकवाग्रस्त फर्श पर घूर रहा था। यह मेरे जीवन का सबसे अपमानजनक क्षण था और यह बंदूक की घटना से कहीं अधिक दुखद था क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से हुआ था और यह शब्द एक वयस्क व्यक्ति द्वारा उगला गया था। मैं यह नहीं समझ सका कि वह इतनी नफरत से कैसे और क्यों भरा हुआ था, और यदि उसे ऐसा महसूस हुआ तो ब्राजील में कितने अन्य लोगों ने मुझे सड़क पर चलते हुए देखकर अपना दृष्टिकोण साझा किया। यह एक ऐसी पहेली थी जिसे आप हल नहीं करना चाहते थे। यदि वे मुझे नहीं देख सकते तो वे मुझे फोन नहीं करेंगे। ब्राजील इंडियाना में हाई स्कूल में अपने द्वितीय वर्ष के दौरान मैंने इसी तरह काम किया। मैं पीछे की पंक्तियों में छिप जाता, अपनी कुर्सी पर नीचे झुक जाता और प्रत्येक कक्षा में अपना रास्ता दरकिनार कर देता। उस वर्ष हमारे हाई स्कूल ने हमें एक विदेशी भाषा लेने को कहा, जो मेरे लिए हास्यास्पद था। इसलिए नहीं कि मैं मूल्य नहीं देख सका, बल्कि इसलिए कि मैं बमुश्किल अंग्रेजी पढ़ पाता था। स्पेनिश तो बहुत दूर की बात थी। तब तक धोखाधड़ी के अच्छे 8 वर्षों के बाद मेरी अज्ञानता स्पष्ट हो चुकी थी। मैं स्कूल में ट्रैक पर आगे बढ़ता रहा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं सीखी। मैं उन बच्चों में से एक था जो सोचता था कि वह सिस्टम पर गेम खेल रहा है, जबकि पूरे समय मैं खुद ही गेम खेलता रहता था। एक सुबह स्कूल का लगभग आधा साल बीत जाने के बाद मैं स्पेनिश कक्षा में गया और पिछली अलमारी से अपनी कार्यपुस्तिका निकाली। स्केटिंग में तकनीक शामिल थी। आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको ऐसा दिखाना था जैसे आप थे। इसलिए मैं अपनी सीट पर बैठ गया, अपनी कार्यपुस्तिका खोली और अपनी नज़र उस शिक्षक पर टिका दी जो कमरे के सामने से व्याख्यान दे रहा था। जब मैंने पन्ने पर नजर डाली तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, कम से कम मेरे लिए। उसके होंठ अभी भी हिल रहे थे, लेकिन मैं सुन नहीं सका क्योंकि मेरा ध्यान मेरे लिए छोड़े गए संदेश पर केंद्रित हो गया था और मैं अकेला था। उस कक्षा में हम सभी के पास अपनी अपनी निर्धारित कार्यपुस्तिका थी और मेरा नाम शीर्षक पृष्ठ के शीर्ष दाएं कोने पर पेंसिल से लिखा हुआ था। इस तरह उन्हें पता चला कि यह मेरा है।
उसके नीचे किसी ने फंदे में लटकी मेरी तस्वीर बनाई थी। यह अल्पविकसित लग रहा था, जल्लाद के खेल जैसा कुछ जिसे हम बच्चों के रूप में खेलते थे। उसके नीचे ये शब्द थे, नाइजर हम तुम्हें मार डालेंगे। उन्होंने इसकी वर्तनी गलत लिखी थी, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैं बमुश्किल अपना नाम लिख सका और उन्होंने अपनी बात कह दी। मैंने कमरे के चारों ओर देखा क्योंकि मेरा गुस्सा एक तूफान की तरह इकट्ठा हो गया था जब तक कि वह सचमुच मेरे कानों में गूंजने न लगे। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मैंने मन में सोचा। मुझे ब्राजील में वापस नहीं आना चाहिए। मैंने उन सभी घटनाओं की सूची ली जिनका मैं पहले ही अनुभव कर चुका था और निर्णय लिया कि मैं और अधिक नहीं ले सकता। जब मैं बिना किसी चेतावनी के उठ गया तो शिक्षक अभी भी बात कर रहे थे। उसने मेरा नाम पुकारा लेकिन मैं सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं हाथ में नोटबुक लेकर कक्षा से बाहर निकला और प्रिंसिपल के कार्यालय की ओर चल दिया। मैं इतना गुस्से में था कि मैं फ्रंट डेस्क पर भी नहीं रुका। मैं सीधे उनके कार्यालय में गया और साक्ष्य उनकी मेज पर रख दिया। मैं इस गंदगी से थक गया हूं, मैंने कहा। उस समय किर्क फ्रीमैन प्रिंसिपल थे और उन्हें आज भी याद है कि उन्होंने अपनी डेस्क से उठकर मेरी आंखों में आंसू देखे थे। यह कोई रहस्य नहीं था कि यह सब बकवास ब्राजील में क्यों हो रहा था। दक्षिणी इंडियाना हमेशा से था नस्लवादियों का केंद्र और वह यह जानता था। 4 साल बाद 1995 में कुक्लक्स क्लान स्वतंत्रता दिवस पर ब्राजील के मुख्य मार्ग पर पूरे हुड के साथ मार्च करेगा। के सेंटर पॉइंट में सक्रिय था, जो 15 मिनट की दूरी पर स्थित एक शहर था और वहां से बच्चे हमारे स्कूल जाते थे। उनमें से कुछ लोग इतिहास की कक्षा में मेरे पीछे बैठते थे और लगभग हर दिन मेरे फायदे के लिए नस्लवादी चुटकुले सुनाते थे। मुझे इसकी कोई जांच की उम्मीद नहीं थी कि यह किसने किया। किसी भी चीज से अधिक उस पल में मैं कुछ करुणा की तलाश में था और मैं प्रिंसिपल फ्रीमैन की आंखों में देखकर बता सकता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा था उसके बारे में उन्हें बुरा लग रहा था, लेकिन वह नुकसान में थे। वह नहीं जानता था कि मुझे कैसे मदद करनी है। इसके बजाय उन्होंने लंबे समय तक ड्राइंग और संदेश की जांच की, फिर अपनी आंखें मेरी ओर उठाईं, अपने ज्ञान के शब्दों से मुझे सांत्वना देने के लिए तैयार थे। डेविड, यह सरासर अज्ञानता है, उन्होंने कहा। वे वर्तनी तक नहीं जानते चॉकलेट का रंग। मेरी जान को खतरा हो गया था और वह सबसे अच्छा यही कर सकता था। उनके कार्यालय को छोड़कर मुझे जो अकेलापन महसूस हुआ वह कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह सोचना डरावना था कि हॉल में इतनी नफरत फैल रही थी और जिसे मैं जानती भी नहीं थी, वह मेरी त्वचा के रंग के कारण मुझे मरना चाहता था। मेरे दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, यहाँ कौन है जो मुझसे इस तरह नफरत करता है। मुझे नहीं पता था कि मेरा दुश्मन कौन है। क्या यह इतिहास की कक्षा के मूर्खों में से एक था, या यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में मुझे लगता था कि मैं अच्छा हूं लेकिन जो वास्तव में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सड़क पर बंदूक की नली के नीचे घूरना या किसी नस्लवादी माता पिता से निपटना एक बात थी, कम से कम वह बकवास ईमानदार थी। यह सोचकर कि मेरे स्कूल में और कौन ऐसा महसूस करता था, एक अलग तरह की घबराहट थी और मैं इसे दूर नहीं कर सका। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से सभी गोरे थे, फिर भी मैं दीवारों पर अदृश्य स्याही से छुपे नस्लवाद को देखना बंद नहीं कर सका, जिससे मेरे लिए अपने अस्तित्व का बोझ उठाना बेहद मुश्किल हो गया था। केवल 1995 में सेंटर पॉइंट में के सेंटर पॉइंट ब्राजील में मेरे घर से 15 मिनट की दूरी पर है। अमेरिका में अधिकांश, यदि सभी नहीं तो अल्पसंख्यक, महिलाएं और समलैंगिक लोग अकेलेपन के तनाव को अच्छी तरह से जानते हैं।
उन कमरों में चलने का जहां आप हैं, केवल आपकी तरह का एक। अधिकांश श्वेत पुरुषों को पता नहीं है कि यह कितना कठिन हो सकता है। काश उन्होंने ऐसा किया होता, क्योंकि तब उन्हें पता चल जाएगा कि यह आपको कैसे परेशान करता है। कैसे कुछ दिन आप बस घर पर रहना और आराम करना चाहते हैं, क्योंकि सार्वजनिक रूप से जाने का मतलब पूरी तरह से उजागर होना है, एक ऐसी दुनिया के प्रति संवेदनशील होना जो आपको ट्रैक करती है और आपका मूल्यांकन करती है। कम से कम ऐसा ही महसूस होता है। सच तो यह है कि आप निश्चित रूप से यह नहीं बता सकते कि किसी निश्चित क्षण में यह वास्तव में कब घटित हो रहा है या नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा महसूस होता है, जो अपनी तरह की मानसिक बकवास है। ब्राजील में मैं था, केवल मैं जहां भी गया। कैफेटेरिया में मेरी मेज पर, जहां मैं दोपहर के भोजन के समय ठंडक महसूस करता था, जॉनी और हमारे दल के साथ। मैंने जो भी कक्षा ली, यहां तक कि खतरनाक बास्केटबॉल जिम में भी। उस वर्ष के अंत तक मैं 16 वर्ष का हो गया और मेरे दादाजी ने मेरे लिए एक प्रयुक्त डूडू ब्राउन चेवी प्रशस्ति पत्र खरीदा। पहली सुबह जब मैं गाड़ी से स्कूल गया, किसी ने मेरे ड्राइवर साइड के दरवाजे पर स्प्रे से निगर शब्द लिख दिया। इस बार उन्होंने इसे सही ढंग से लिखा और प्रिंसिपल फ्रीमैन के पास फिर से शब्द नहीं थे। उस दिन मेरे भीतर जो रोष उमड़ा वह अवर्णनीय था, लेकिन बाहर नहीं निकला। इसने मुझे अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि मैं अभी तक नहीं सीख पाया था कि क्या करना है या इतनी सारी भावनाओं को कहाँ प्रसारित करना है। क्या मुझे हर किसी से लड़ना चाहिए था? मुझे लड़ाई के कारण 3 बार स्कूल से निलंबित किया गया था और अब तक मैं लगभग सुन्न हो चुका था। इसके बजाय मैं पीछे हट गया और काले राष्ट्रवाद के कुएं में गिर गया। मैल्कम एक्स मेरी पसंद का भविष्यवक्ता बन गया। मैं स्कूल से घर आता था और हर दिन उनके शुरुआती भाषणों में से एक का वही वीडियो देखता था। मैं कहीं न कहीं आराम पाने की कोशिश कर रहा था, और जिस तरह से उन्होंने इतिहास का विश्लेषण किया और काली निराशा को क्रोध में बदल दिया, उसने मुझे पोषित किया। हालांकि उनके अधिकांश राजनीतिक और आर्थिक दर्शन मेरे सिर से ऊपर चले गए। यह गोरे लोगों द्वारा और उनके लिए बनाई गई व्यवस्था पर उनका गुस्सा था, जिससे मैं जुड़ा था, क्योंकि मैं नफरत की धुंध में जी रहा था, अपने ही निरर्थक गुस्से और अज्ञानता में फंसा हुआ था। लेकिन मैं इस्लाम सामग्री का राष्ट्र नहीं था। उस चीज के लिए अनुशासन की आवश्यकता थी, और मेरे पास उसमें से कुछ भी नहीं था। इसके बजाय अपने कनिष्ठ वर्ष तक मैं बिल्कुल वही रूढ़िवादी नस्लवादी श्वेत लोग बनकर लोगों को परेशान करने के अपने रास्ते से हट गया, जिनसे घृणा और भय होता था। मैं हर दिन अपनी पैंट अपनी गांड के नीचे तक पहनता था। मैंने अपनी कार के स्टीरियो को घर के स्पीकर से जोड़ दिया, जो मेरे प्रशस्ति पत्र के ट्रंक में भर गया। जब मैं नीचे की ओर चला तो मैंने खिड़कियां खड़खड़ा दी। ब्राजील का मुख्य ड्रैग ब्लास्टिंग स्नूप जिन और रस। मैंने उनमें से 3 शैग कारपेट कवर अपने स्टीयरिंग व्हील पर रखे और पीछे के दृश्य से फजी पासों की एक जोड़ी लटका दी। हर सुबह स्कूल से पहले मैं अपने बाथरूम के शीशे में देखती थी और अपने स्कूल में नस्लवादियों के साथ जुदाई करने के नए नए तरीके सोचती थी। मैंने जंगली हेयर स्टाइल भी गढ़े। एक बार मैंने अपने आप को एक उल्टा हिस्सा दिया, अपने सारे बाल काट दिए और अपनी खोपड़ी के बाईं ओर एक पतली रेडियल रेखा बचा ली। ऐसा नहीं था कि मैं अलोकप्रिय था। मुझे शहर में अच्छा काला बच्चा माना जाता था, लेकिन अगर आपने थोड़ा गहराई से जानने की जहमत उठाई होगी तो आप देखेंगे कि मैं काली संस्कृति के बारे में नहीं था और मेरी हरकतें वास्तव में नस्लवाद को उजागर करने की कोशिश नहीं कर रही थीं। मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया वह उन लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए था जो मुझसे सबसे अधिक नफरत करते थे, क्योंकि मेरे बारे में हर किसी की राय मेरे लिए मायने रखती थी
और यह जीने का एक उथला तरीका है। मैं दर्द से भरा हुआ था। मेरा कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं था, और यदि आप दूर से देख रहे होते तो ऐसा लगता कि मैंने सफलता की कोई भी संभावना छोड़ दी है, कि मैं विपत्ति की ओर जा रहा था। लेकिन मैंने सारी आशा नहीं छोड़ी थी। मेरा एक और सपना बाकी था। मैं वायुसेना में शामिल होना चाहता था। मेरे दादाजी 37 वर्षों तक वायुसेना में रसोइया रहे थे, और उन्हें अपनी सेवा पर इतना गर्व था कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी वह रविवार को चर्च में अपनी ड्रेस वर्दी पहनते थे और सप्ताह के मध्य में अपने काम की वर्दी पहनते थे, बस उस लानत बरामदे पर बैठने के लिए। गर्व के उस स्तर ने मुझे वायुसेना के नागरिक सहायक सिविल एयर पेट्रोल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। हम सप्ताह में एक बार मिलते थे, फॉर्मेशन में मार्च करते थे और अधिकारियों से वायुसेना में उपलब्ध विभिन्न नौकरियों के बारे में सीखते थे। इस तरह मैं पैरारेस्क्यू से आकर्षित हो गया, वे लोग जो विमान से कूदकर दुर्घटनाग्रस्त पायलटों को खतरे से बचाते हैं। मैंने अपने प्रथम वर्ष से पहले गर्मियों के दौरान एक सप्ताह के पाठ्यक्रम में भाग लिया, जिसे पीजेओसी पैरारेस्क्यू जंप ओरिएंटेशन कोर्स कहा जाता था। हमेशा की तरह मैं था केवल। एक दिन स्कॉट गिरेन नाम का एक पैरारेस्क्यूमैन बोलने आया, और उसके पास बताने के लिए एक कहानी थी। एक मानक अभ्यास के दौरान 13,000 फीट से ऊंची छलांग पर गियर्न ने अपने ठीक ऊपर एक अन्य स्काईडाइवर के साथ अपनी ढलान तैनात की। वह सामान्य से बाहर नहीं था। उसके पास रास्ते का अधिकार था, और अपने प्रशिक्षण के अनुसार उसने दूसरे जंपर को हटा दिया था। सिवाय इसके कि उस आदमी ने उसे नहीं देखा, जिसने गियर्न को गंभीर खतरे में डाल दिया, क्योंकि उसके ऊपर का जंपर अभी भी फ्रीफॉल के बीच में था। 120 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से हवा में उड़ रहा था। वह आशा करते हुए तोप के गोले में चला गया, गियर्न को क्लिप करने से बचने के लिए, लेकिन यह काम नहीं किया। गियर्न को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है, जब उसका साथी उसकी छत्रछाया से उड़कर उसके संपर्क में आने पर ढह गया और अपने घुटनों के बल गियर्न के चेहरे पर जा गिरा। गियर्न तुरंत बेहोश हो गया और लड़खड़ाते हुए एक और फ्री फॉल में गिर गया। उसकी कुचली हुई ढलान बहुत कम खिंचाव पैदा कर रही थी। दूसरा स्काईडाइवर अपनी ढलान को तैनात करने में सक्षम था और मामूली चोटों के साथ बच गया। गियर्न वास्तव में नहीं उतरा। वह एक सपाट बास्केटबॉल की तरह 3 बार उछला, लेकिन क्योंकि वह बेहोश था, उसका शरीर ढीला था, और 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर गिरने के बावजूद वह अलग नहीं हुआ। वह ऑपरेशन टेबल पर 2 बार मर गया, लेकिन ईआर दस्तावेजों ने उसे वापस जीवन में ला दिया। जब वह अस्पताल के बिस्तर पर जागे तो उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे और फिर कभी पैरारेस्क्यूमैन नहीं बनेंगे। 18 महीने बाद वह चिकित्सा संबंधी बाधाओं को पार कर गया, पूरी तरह ठीक हो गया और अपनी पसंदीदा नौकरी पर वापस आ गया। वर्षों तक मैं उस कहानी का दीवाना रहा, क्योंकि वह असंभव से बच गया था और मैं उसके जीवित रहने से जुड़ा था। विल्मोथ की हत्या के बाद उन सभी नस्लवादी तानों की बारिश मेरे सिर पर हो रही थी। मैं आपको हर एक एपिसोड से बोर नहीं करूंगा, बस इतना जानता हूं कि और भी बहुत कुछ थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बिना किसी बकवास के स्वतंत्र रूप से गिर रहा हूं। गियर्न इस बात का जीता जागता सबूत था कि ऐसी किसी भी चीज से आगे निकलना संभव है जो आपको नहीं मारती, और जब से मैंने उसे बोलते हुए सुना, मुझे पता था कि मैं स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद वायुसेना में भर्ती होऊंगा, जिससे स्कूल और अधिक अप्रासंगिक लगने लगा। विशेष रूप से तब जब मुझे मेरे जूनियर वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। मैं अपने कौशल के कारण नहीं काटा गया। कोच जानते थे कि मैं उनके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हूं और मुझे यह खेल पसंद है। जॉनी और मैंने इसे रात दिन बजाया।
हमारी पूरी दोस्ती बास्केटबॉल पर आधारित थी, लेकिन क्योंकि मैं कोचों से नाराज था कि उन्होंने 1 साल पहले जेवी टीम में मेरा उपयोग कैसे किया, मैं ग्रीष्मकालीन वर्कआउट में शामिल नहीं हुआ और उन्होंने इसे टीम के प्रति प्रतिबद्धता की कमी के रूप में लिया। वे नहीं जानते थे या इसकी परवाह नहीं करते थे कि जब उन्होंने मुझे काटा तो उन्होंने मेरे जीपीए को बनाए रखने के लिए मिलने वाले किसी भी प्रोत्साहन को खत्म कर दिया था, जिसे मैं किसी भी तरह धोखाधड़ी के माध्यम से मुश्किल से हासिल कर पाया था। अब मेरे पास स्कूल जाने का कोई अच्छा कारण नहीं था। कम से कम मैंने तो यही सोचा था, क्योंकि मैं इस बारे में अनभिज्ञ था कि सेना शिक्षा पर कितना जोर देती है। मुझे लगा कि वे किसी को भी ले लेंगे। 2 घटनाओं ने मुझे अन्यथा आश्वस्त किया और मुझे बदलाव के लिए प्रेरित किया। पहली बार जब मैं अपने जूनियर वर्ष के दौरान सशस्त्र सेवा वोकेशनल एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट एसवीएबी में असफल हो गया। एसवीएबी एसएटी का सशस्त्र बल संस्करण है। यह एक मानकीकृत परीक्षण है जो सेना को एक ही समय में आपके वर्तमान ज्ञान और सीखने की भविष्य की क्षमता का आकलन करने की अनुमति देता है, और मैंने उस परीक्षण के लिए तैयार होकर दिखाया जो मैंने सबसे अच्छा किया, धोखा देना। मैं वर्षों से हर परीक्षा में, हर कक्षा में नकल कर रहा था, लेकिन जब मैंने एसवीएबी के लिए अपनी सीट ली तो मैं यह देखकर हैरान रह गया कि मेरे दाएं और बाएं बैठे लोगों की परीक्षाएं मुझसे अलग थीं। मुझे इसे अकेले ही करना पड़ा और संभावित 99 में से 20 अंक हासिल किए। वायुसेना में भर्ती होने के लिए पूर्ण न्यूनतम मानक केवल 36 है, और मैं वहां भी नहीं पहुंच सका। दूसरा संकेत जिसे मुझे बदलने की जरूरत थी वह जूनियर वर्ष के बाद गर्मियों के लिए स्कूल की छुट्टी होने से ठीक पहले एक पोस्टमार्क के साथ आया। विल्मोथ की हत्या के बाद मेरी मां अभी भी भावनात्मक संकट में थी और उसका मुकाबला करने का तंत्र जितना संभव हो सके अपना काम करना था। उन्होंने डेपॉव विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक काम किया और इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में रात की कक्षाओं को पढ़ाया, क्योंकि अगर वह लंबे समय तक सोचने के लिए दौड़ना बंद कर दें तो उन्हें अपने जीवन की वास्तविकता का एहसास हो जाएगा। उसने इसे रख लिया। घूम रहा था, कभी आसपास नहीं था और कभी मेरे ग्रेड देखने के लिए नहीं कहा। हमारे जूनियर वर्ष के पहले सेमेस्टर के बाद मुझे याद है कि जॉनी और मैं एफएस और डीएस घर ला रहे थे। हमने स्याही का शोधन करने में 2 घंटे बिताए। हमने एफ को बी में और डी को सी में बदल दिया और पूरे समय हंसते रहे। मुझे वास्तव में अपनी मां को अपने नकली ग्रेड दिखाने में सक्षम होने पर गर्व महसूस करना याद है, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें देखने के लिए भी नहीं कहा। उसने मेरी बात मान ली। हम एक ही घर में समानांतर जीवन जीते थे और चूंकि मैं कमोबेश खुद को बड़ा कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी बात सुनना बंद कर दिया। वास्तव में पत्र आने से लगभग 10 दिन पहले उसने मुझे बाहर निकाल दिया था, क्योंकि मैंने कर्फ्यू से पहले एक पार्टी से घर आने से इनकार कर दिया था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं नहीं आया तो मुझे घर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मेरे मन में मैं पहले से ही कई वर्षों से अकेले रह रहा था। मैंने अपना खाना खुद बनाया, अपने कपड़े खुद साफ किए। मैं उस पर गुस्सा नहीं था। मैं अहंकारी था और मुझे लगा कि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं उस रात और अगले सप्ताह तक बाहर रहा। 1:30 बजे मैं जॉनी के घर पर या अन्य दोस्तों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आखिरकार वह दिन आ गया जब मैंने अपना आखिरी डॉलर खर्च कर दिया। संयोग से उसने मुझे उस सुबह जॉनी में फोन किया और स्कूल के एक पत्र के बारे में बताया। इसमें कहा गया है कि मैं बिना कारण अनुपस्थित रहने के कारण साल का 1/4 हिस्सा चूक गया। मेरा औसत डी था और जब तक मैं अपने वरिष्ठ वर्ष के दौरान अपने जीपीए और उपस्थिति में महत्वपूर्ण सुधार नहीं दिखाता, मैं स्नातक नहीं हो पाऊंगा। वह इसे लेकर भावुक नहीं थी। वह हताश होने से अधिक थक गई थी।
मैं घर आऊंगा और नोट ले लूंगा, मैंने कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने उत्तर दिया। मैं बस यही चाहती थी कि तुम्हें पता चले कि तुम भाग रहे थे। मैं उस दिन बाद में अपने पेट में गुर्राहट के साथ उसके दरवाजे पर दिखा। मैंने माफी नहीं मांगी और उसने माफी की मांग नहीं की। वह बस दरवाजा खुला छोड़कर चली गई। मैंने रसोई में कदम रखा और अपने लिए मूंगफली का मक्खन और जेली सैंडविच बनाया। उसने बिना कुछ कहे मुझे पत्र दे दिया। मैंने इसे अपने कमरे में पढ़ा जहां दीवारों पर माइकल जॉर्डन और विशेष ऑप्स पोस्टर की परतें लगी हुई थीं। जुड़वां जुनून की प्रेरणा मेरी उंगलियों से फिसल रही है। उस रात स्नान करने के बाद मैंने हमारे जीर्णशीर्ण बाथरूम के दर्पण से भाप को पोंछा और अच्छी तरह से देखा। मुझे यह पसंद नहीं आया कि मैंने किसे पीछे घूरते हुए देखा। मैं एक कम बजट वाला ठग था जिसका कोई उद्देश्य और कोई भविष्य नहीं था। मुझे इतनी घृणा महसूस हुई कि मैं उस कमीने के चेहरे पर मुक्का मारकर कांच तोड़ देना चाहता था। इसके बजाय मैंने उसे व्याख्यान दिया। यह वास्तविक होने का समय था। तुम देखो, मैंने कहा। आपको क्यों लगता है कि वायुसेना आपकी गुंडागांड चाहती है? आप कुछ भी नहीं के लिए खड़े हैं। आप एक शर्मिंदगी हैं। मैं शेविंग क्रीम की ओर बढ़ा, अपने चेहरे पर एक पतली परत लगाई, एक ताज़ा रेजर खोला और शेव करते समय बातें करता रहा। तुम एक मूर्ख मादरचोद हो। आप तीसरी कक्षा के विद्यार्थी की तरह पढ़ते हैं। तुम बहुत मजाक कर रहे हो। आपने अपने जीवन में बास्केटबॉल के अलावा कभी भी किसी चीज में कड़ी मेहनत नहीं की है, और आपके पास लक्ष्य हैं। यह बहुत ही हास्यास्पद है। अपने गालों और ठुड्डी से आड़ू की झाग हटाने के बाद मैंने अपनी खोपड़ी पर झाग लगा लिया। मैं था बदलाव के लिए बेताब। मैं कोई नया बनना चाहता था। आप सेना में लोगों को अपनी पैंट ढीली करते हुए नहीं देखेंगे। आपको एक गैंगस्टर बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की तरह बात करना बंद करना होगा। इस बकवास में से कोई भी इसे काटने वाला नहीं है। अब कोई आसान रास्ता नहीं अपनाएगा। अब बकवास को बड़ा करने का समय आ गया है। मेरे चारों ओर भाप फैल गई। इसने मेरी त्वचा को चीर दिया और मेरी आत्मा से बाहर निकल गया। जो एक सहज उद्गार सत्र के रूप में शुरू हुआ वह एक एकल हस्तक्षेप बन गया था। यह आप पर है, मैंने कहा। हाँ, मुझे पता है कि बकवास है। मैं जानता हूं कि आप किस दौर से गुजरे हैं। मैं वहां था, कुतिया। मेरी क्रिसमस। कोई भी आपकी गांड को बचाने नहीं आ रहा है। तुम्हारी मां नहीं, विल्मोथ नहीं। कोई नहीं। यह आप पर निर्भर करता है। जब तक मेरी बात खत्म हुई, मैं साफ हो चुका था। पानी मेरी खोपड़ी पर मोती जैसा लग गया, मेरे माथे से बहता हुआ, और मेरी नाक के पुल से नीचे टपकने लगा। मैं अलग दिख रहा था और पहली बार मैंने खुद को जवाबदेह ठहराया। एक नए अनुष्ठान का जन्म हुआ, जो वर्षों तक मेरे साथ रहा। इससे मुझे अपने ग्रेड बढ़ाने में मदद मिलेगी, मेरी खराब स्थिति को सही आकार मिलेगा और मैं स्नातक स्तर की पढ़ाई करके वायुसेना में जा सकूंगा। अनुष्ठान सरल था। मैं हर रात अपना चेहरा और खोपड़ी शेव करता हूँ, जोर से बोलता हूँ और वास्तविक हो जाता हूँ। मैंने लक्ष्य निर्धारित किए, उन्हें पोस्ट-इट नोट्स पर लिखा और उन्हें उस पर टैग किया जिसे मैं अब अकाउंटेबिलिटी मिरर कहता हूँ, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के प्रति खुद को जवाबदेह ठहराता हूँ। सबसे पहले मेरे लक्ष्यों में अपनी उपस्थिति को आकार देना और बिना पूछे अपने सभी काम पूरा करना शामिल था। अपना बिस्तर ऐसे बनाएं जैसे आप हर दिन सेना में हों। अपनी पैंट को ऊपर खींचे। हर सुबह अपना सिर मुंडवाओ। घास काटें। सारे बर्तन धो लो।
अकाउंटेबिलिटी मिरर ने तब से मुझे निशाने पर रखा, और हालांकि जब यह रणनीति मेरे पास आई तब मैं अभी भी युवा था, तब से मैंने इसे जीवन के किसी भी स्तर पर लोगों के लिए उपयोगी पाया है। हो सकता है कि आप सेवानिवृत्ति के कगार पर हों, अपने आप को एक नए अंदाज में। हो सकता है कि आप किसी बुरे ब्रेकअप से गुजर रहे हों या आपका वजन बढ़ गया हो। शायद आप स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं, किसी अन्य चोट से उबर रहे हैं, या बस यह समझ रहे हैं कि बिना उद्देश्य के जीकर आपने अपना कितना जीवन बर्बाद कर दिया है। प्रत्येक मामले में जो नकारात्मकता आप महसूस कर रहे हैं वह परिवर्तन की आपकी आंतरिक इच्छा है, लेकिन परिवर्तन आसानी से नहीं आता है, और इस अनुष्ठान ने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया इसका कारण मेरा स्वर था। मैं शराबी नहीं था, मैं कच्चा था क्योंकि खुद को सही करने का यही एकमात्र तरीका था। हाई स्कूल में मेरे जूनियर और सीनियर वर्ष के बीच की गर्मियों में मैं डर गया था। मैं असुरक्षित था। मैं कोई होशियार बच्चा नहीं था। मैंने अपने संपूर्ण किशोरवय के लिए सभी उत्तरदायित्वों को नजरअंदाज कर दिया था, और वास्तव में मैंने सोचा था कि मैं अपने जीवन के सभी वयस्कों पर हावी हो रहा हूँ, सिस्टम पर हावी हो रहा हूँ। मैंने खुद को धोखाधड़ी और घोटाले के नकारात्मक फीडबैक लूप में फंसा लिया था, जो सतही तौर पर उन्नति जैसा दिखता था, जब तक कि मैं वास्तविकता नामक ईंट की दीवार से नहीं टकरा गया। उस रात जब मैं घर आया और अपने स्कूल का पत्र पढ़ा, तो सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था और मैंने इसे दृढ़ता से प्रस्तुत किया। मैंने यह कहते हुए नृत्य नहीं किया, हे भगवान, डेविड, आप अपनी शिक्षा को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नहीं, मुझे इसे मूल रूप से अपनाना था, क्योंकि एकमात्र तरीका जिससे हम बदलाव ला सकते हैं वह है स्वयं के साथ वास्तविक होना। यदि आप बकवास नहीं जानते हैं और आपने स्कूल को कभी गंभीरता से नहीं लिया है, तो कहें मैं मूर्ख हूँ। अपने आप से कहें कि आपको अपने काम पर लगना होगा, क्योंकि आप जीवन में पिछड़ रहे हैं। यदि आप दर्पण में देखते हैं और आपको कोई मोटा व्यक्ति दिखाई देता है, तो अपने आप से यह न कहें कि आपको कुछ पाउंड वजन कम करने की आवश्यकता है। सच बताओ, तुम बहुत मोटे हो। कोई बात नहीं। यदि आप मोटे हैं तो बस कहें कि आप मोटे हैं। जो गंदा दर्पण आप रोज देखते हैं वह हर बार आपको सच ही बताएगा, तो फिर आप अब भी खुद से झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो क्या आप कुछ मिनटों के लिए बेहतर महसूस कर सकते हैं और वैसे ही बने रह सकते हैं? यदि आप मोटे हैं तो आपको यह तथ्य बदलना होगा कि आप मोटे हैं, क्योंकि यह बहुत ही अस्वास्थ्यकर है। मुझे पता है, क्योंकि मैं वहां गया हूं। यदि आपने 30 साल तक वही काम किया है जिससे आप दिन ब दिन नफरत करते हैं, क्योंकि आप नौकरी छोड़ने और जोखिम लेने से डरते थे, तो आप एक मूर्ख की तरह जी रहे हैं। अवधि बिंदुरिक्त अपने आप को सच बताओ कि आपने काफी समय बर्बाद कर दिया है, और आपके कुछ अन्य सपने भी हैं जिन्हें साकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होगी, ताकि आप एक बेकार इंसान की तरह न मरें। अपने आप को बाहर बुलाओ। कड़वी सच्चाई सुनना किसी को पसंद नहीं है। व्यक्तिगत रूप से और एक संस्कृति के रूप में हम उस चीज से बचते हैं जो हमें सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत होती है। यह दुनिया गड़बड़ है, हमारे समाज में बड़ी समस्याएं हैं। हम अभी भी खुद को नस्लीय और सांस्कृतिक आधार पर बांट रहे हैं, और लोगों के पास इसे सुनने की हिम्मत नहीं है। सच तो यह है कि नस्लवाद और कट्टरता अभी भी मौजूद है, और कुछ लोग इतने कमजोर हैं कि वे इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। आज तक ब्राजील में कई लोग दावा करते हैं कि उनके छोटे शहर में कोई नस्लवाद नहीं है। इसलिए मुझे किर फ्रीमैन प्रॉप्स देना होगा। जब मैंने उन्हें 2018 के वसंत में फोन किया, तो उन्हें अच्छी तरह याद था कि मैं किस दौर से गुजरी हूं।
वह उन कुछ लोगों में से एक है जो सच्चाई से नहीं डरते। लेकिन अगर आप हैं केवल और आप किसी वास्तविक दुनिया के नरसंहार गोधूली क्षेत्र में नहीं फंस गए हैं, बेहतर होगा कि आप वास्तविक भी हो जाएं। आपका जीवन प्रत्यक्ष नस्लवादियों या छुपे हुए प्रणालीगत नस्लवाद के कारण बर्बाद नहीं हुआ है। आप अवसरों को नहीं खो रहे हैं, बेकार पैसा कमा रहे हैं और अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के कारण बेदखल नहीं हो रहे हैं, या क्योंकि आपके पूर्वज गुलाम थे, या क्योंकि कुछ लोग आप्रवासियों या यहूदियों से नफरत करते हैं, या महिलाओं को परेशान करते हैं, या मानते हैं कि समलैंगिक लोग नरक में जा रहे हैं। यदि इनमें से कोई भी चीज आपको जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने से रोक रही है, तो मेरे पास कुछ समाचार है। तुम्हें रोक रहे हो। आप कठोर होने के बजाय हार मान रहे हैं। अपनी सीमाओं के वास्तविक कारणों के बारे में सच बताएं और आप उस नकारात्मकता को जो वास्तविक है, जेट ईंधन में बदल देंगे। आपके विरुद्ध खड़ी वे बाधाएं एक खतरनाक रनवे बन जाएंगी। बर्बाद करने के लिए अब और समय नहीं है। घंटे और दिन रेगिस्तान में खाड़ियों की तरह वाष्पित हो जाते हैं। इसीलिए जब तक आपको यह एहसास होता है कि आप बेहतर बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तब तक अपने प्रति क्रूर होना ठीक है। हम सभी को जीवन में सुधार करने के लिए मोटी त्वचा की आवश्यकता होती है। जब आप दर्पण में देखते हैं तो नरम होना उन बड़े बदलावों को प्रेरित नहीं करेगा जो हमें अपने वर्तमान को बदलने और अपने भविष्य को खोलने के लिए चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मिरर के साथ उस पहले सत्र के बाद सुबह मैंने जर्जर स्टीयरिंग व्हील और फजी पासे को नष्ट कर दिया। मैंने अपनी शर्ट को अंदर किया और अपनी पैंट को बेल्ट के साथ पहना, और एक बार जब स्कूल फिर से शुरू हुआ तो मैंने अपनी दोपहर के भोजन की मेज पर खाना बंद कर दिया। पहली बार पसंद किया जाना और अच्छा व्यवहार करना मेरे समय की बर्बादी थी, और सभी लोकप्रिय बच्चों के साथ खाने के बजाय मैंने अपनी खुद की टेबल ढूंढी और अकेले खाना खाया। ध्यान रखें, मेरी शेष प्रगति को पलक झपकते ही कायापलट के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। लेडी लक अचानक नहीं आई। उसने मुझे गर्म साबुन से नहलाया और मुझे ऐसे चूमा जैसे वह मुझसे प्यार करती हो। वास्तव में एकमात्र कारण मैंने ऐसा नहीं किया। यह सिर्फ एक और आंकड़ा बन गया है क्योंकि आखिरी संभावित क्षण में मुझे काम करना पड़ा। हाई स्कूल में अपने वरिष्ठ वर्ष के दौरान मुझे केवल वर्कआउट करने, बास्केटबॉल खेलने और पढ़ाई की परवाह थी, और यह जवाबदेही दर्पण था जिसने मुझे कुछ बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं सुबह होने से पहले उठ जाता था और वजन उठाने के लिए स्कूल जाने से पहले ज्यादातर सुबह 5 बजे YMCA जाना शुरू कर देता था। मैं पूरे समय दौड़ता रहा, आमतौर पर अंधेरा होने के बाद स्थानीय गोल्फ कोर्स के आसपास। एक रात मैं 13 मील दौड़ा। यह मेरे पूरे जीवन में अब तक की सबसे अधिक दौड़ थी। उस दौड़ में मैं एक परिचित चौराहे पर आया। यह वही सड़क थी जहां उस बदमाश ने मुझ पर बंदूक तान दी थी। मैंने इसे टाला और विपरीत दिशा में आधा मील की दूरी तय करते हुए आगे बढ़ गया, इससे पहले कि कुछ ने मुझे वापस लौटने के लिए कहा। जब मैं दूसरी बार उस चौराहे पर पहुंचा तो रुक गया और उस पर विचार किया। मैं उस सड़क से बहुत डर गया था। मेरा दिल मेरी छाती से उछल रहा था। यही कारण है कि मैंने अचानक उसके गले से नीचे उतरना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में 2 गुर्राने वाले कुत्ते छूट गए और मेरा पीछा करने लगे क्योंकि जंगल दोनों तरफ झुक गए थे। जानवरों से एक कदम आगे रहने के लिए मैं बस इतना ही कर सकता था। मैं उम्मीद करता रहा कि वह ट्रक फिर से आएगा और मुझे कुचल देगा, जैसे 1965 के आसपास मिसिसिपी का कोई दृश्य, लेकिन मैं तेजी से और तेजी से दौड़ता रहा जब तक कि मेरी सांसें नहीं थम गईं। आखिरकार नर्क के कुत्तों ने हार मान ली और भाग गए, और वह सिर्फ मैं था, मेरी सांसों की लय और भाप, और वह गहरा देश शांत था।
यह सफाई थी। जब तक मैं पीछे मुड़ा, मेरा डर खत्म हो चुका था। मैं उस बकवास सड़क का मालिक था। तब से मैंने बेचैनी की लालसा में अपना दिमाग लगा लिया। अगर बारिश हो रही होती तो मैं दौड़ने जाता। जब भी बर्फबारी होने लगती तो मेरा मन कहता, अपने दौड़ने वाले जूते पहनो। कभी कभी मैं परेशान हो जाता था और मुझे इससे निपटना पड़ता था जवाबदेही दर्पण। लेकिन उस दर्पण का सामना करना, खुद का सामना करना, मुझे असहज अनुभवों से लड़ने के लिए प्रेरित किया, और परिणामस्वरूप मैं और अधिक सख्त हो गया। और सख्त और लचीला होने से मुझे अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद मिली। मेरे लिए सीखने जितना कठिन कुछ भी नहीं था। रसोई की मेज मेरा पूरे दिन, पूरी रात का अध्ययन कक्ष बन गई। जब मैं एसवीएबी में दूसरी बार असफल हो गया, तो मेरी माँ को एहसास हुआ कि मैं वायुसेना के बारे में गंभीर हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक शिक्षक ढूंढा जिसने मुझे एक ऐसी प्रणाली तैयार करने में मदद की जिसका उपयोग मैं सीखने के लिए कर सकता था। वह प्रणाली थी याद रखना। मैं केवल कुछ नोट्स खंगालने और उन्हें याद करने से नहीं सीख सकता। मुझे एक पाठ्य पुस्तक पढ़नी थी और प्रत्येक पृष्ठ को अपनी नोटबुक में लिखना था। तब इसे दोबारा दूसरी और तीसरी बार करें। इस तरह ज्ञान मेरे मन के दर्पण पर चिपक गया। सीखने के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रतिलेखन, स्मरण और स्मरण के माध्यम से। मैंने वह अंग्रेजी के लिए किया। मैंने इतिहास के लिए ऐसा किया। मैंने बीजगणित के सूत्र लिखकर याद कर लिए। यदि मेरे शिक्षक ने मुझे कोई पाठ पढ़ाने में 1 घंटा लगा दिया, तो मुझे उस सत्र के अपने नोट्स को 6 घंटे तक वापस जांचना पड़ा ताकि उसे लॉक किया जा सके। मेरे व्यक्तिगत अध्ययन कक्ष का शेड्यूल और लक्ष्य मेरे जवाबदेही दर्पण पर पोस्टेट नोट्स बन गए, और अनुमान लगाया क्या हुआ। मुझमें सीखने का जुनून पैदा हो गया। 6 महीने में मैं चौथी कक्षा के पढ़ने के स्तर से हाई स्कूल में सीनियर के स्तर तक पहुंच गया। मेरी शब्दावली कुकुरमुत्तों की तरह विकसित हुई। मैंने हजारों फ्लैश कार्ड लिखे और उन्हें घंटों, दिनों और हफ्तों तक पढ़ा। मैंने गणितीय सूत्रों के लिए भी ऐसा ही किया। इसका एक हिस्सा जीवित रहने की वृत्ति थी। मुझे पूरा यकीन है कि मैं शिक्षा के आधार पर कॉलेज में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, और हालांकि मैं अपने वरिष्ठ वर्ष में विश्वविद्यालय बास्केटबॉल टीम में एक स्टार्टर था, लेकिन कोई भी कॉलेज स्काउट्स मेरा नाम नहीं जानता था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे ब्राजील, इंडियाना से बाहर निकलना होगा, कि सेना मेरे लिए सर्वोत्तम अवसर थी, और वहां पहुंचने के लिए मुझे एसवीएबी पास करना पड़ा। अपने तीसरे प्रयास में मैंने वायुसेना के लिए न्यूनतम मानक पूरा कर लिया। उद्देश्य के साथ जीने से मेरे लिए सब कुछ बदल गया, कम से कम अल्पावधि में। हाई स्कूल में मेरे वरिष्ठ वर्ष के दौरान पढ़ाई और कसरत ने मेरे दिमाग को इतनी ऊर्जा दी कि नफरत मेरी आत्मा से सांप की पुरानी खाल की तरह निकल गई। ब्राजील में नस्लवादियों के प्रति मेरे मन में जो आक्रोश था, वह भावना जो मुझ पर हावी हो गई थी और मुझे अंदर ही अंदर जला रही थी, वह खत्म हो गई क्योंकि आखिरकार मैंने इसे स्रोत मानने पर विचार किया। मैंने उन लोगों को देखा जो मुझे असहज महसूस करा रहे थे, और मुझे एहसास हुआ कि वे अपनी त्वचा में कितने असहज थे। केवल जाति के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति का मजाक उड़ाना या उसे डराने की कोशिश करना जिसे वे जानते भी नहीं थे, एक स्पष्ट संकेत था कि उनके साथ कुछ बहुत गलत था, मेरे साथ नहीं। लेकिन जब आप में आत्मविश्वास नहीं होता तो दूसरे लोगों की राय को महत्व देना आसान हो जाता है, और मैं महत्व दे रहा था हर किसी का उन दिमागों पर विचार किए बिना राय जिन्होंने उन्हें उत्पन्न किया। यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन इसमें फंसना एक आसान जाल है, खासकर जब आप ऊपर से असुरक्षित हों। केवल जैसे ही मैंने वह संबंध बनाया, उनसे नाराज होना ठीक नहीं था मेरे समय के लायक, क्योंकि अगर मैं जीवन में उनके गधे को लात मारने वाला था, और मैं था,
मेरे पास करने के लिए बहुत अधिक बकवास था। प्रत्येक अपमान या तिरस्कारपूर्ण इशारा मेरे अंदर घूम रहे इंजन के लिए और अधिक ईंधन बन गया। जब मैंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, तब तक मुझे पता था कि जो आत्मविश्वास मैं विकसित करने में कामयाब रहा, वह एक आदर्श परिवार या ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा से नहीं आया था। यह व्यक्तिगत जवाबदेही से आया जिसने मुझे आत्मसम्मान दिलाया, और आत्मसम्मान हमेशा आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे लिए इसने सीधे ब्राजील से बाहर जाने वाले रास्ते को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। लेकिन मैं साफ बच नहीं पाया। जब आप समय में किसी ऐसे स्थान को पार कर जाते हैं जिसने आपको पूरी तरह से चुनौती दी है, तो ऐसा महसूस हो सकता है कि आपने कोई युद्ध जीत लिया है। उस मृगतृष्णा में मत पड़ो। आपका अतीत आपके सबसे गहरे डर दोगुनी ताकत के साथ जीवन में वापस आने से पहले निष्क्रिय हो जाते हैं। आपको सतर्क रहना चाहिए। मेरे लिए वायुसेना ने खुलासा किया कि मैं अभी भी अंदर से नरम था। मैं अभी भी असुरक्षित था। मैं अभी तक हड्डी और दिमाग से कठोर नहीं था। चुनौती 2। अब समय आ गया है कि आप स्वयं से एक दूसरे पर नजर डालें और वास्तविक तथा वास्तविक बनें। यह कोई आत्मप्रेम युक्ति नहीं है। आप इसे फुला नहीं सकते। अपने अहंकार को बढ़ावा मत दो। यह अहंकार को खत्म करने और वास्तविक आप बनने की दिशा में पहला कदम उठाने के बारे में है। मैंने अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर पर पोस्ट-इट नोट्स को व्यवस्थित किया है, और मैं आपसे भी ऐसा करने के लिए कहूंगा। डिजिटल उपकरण काम नहीं करेंगे। पोस्ट-इट पर अपनी सभी असुरक्षाएं, सपने और लक्ष्य लिखें और अपना दर्पण टैग करें। यदि आपको अधिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो अपने आप को याद दिलाएं कि आपको कड़ी मेहनत शुरू करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप पर्याप्त स्मार्ट नहीं हैं। अवधि बिंदुरिक्त यदि आप दर्पण में देखते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका वजन स्पष्ट रूप से अधिक है, तो इसका मतलब है कि आप मोटे हैं। इसे अपना बनाओ। इन क्षणों में अपने प्रति निर्दयी होना ठीक है, क्योंकि जीवन में सुधार करने के लिए हमें मोटी त्वचा की आवश्यकता होती है। चाहे वह करियर का लक्ष्य हो, नौकरी छोड़ो, व्यवसाय शुरू करो, जीवन शैली का लक्ष्य, वजन कम करो, अधिक सक्रिय हो जाओ, या एथलेटिक लक्ष्य, मेरा पहला 5K, 10K या मैराथन दौड़ें, आपको खुद के प्रति सच्चा होना होगा। आप कहाँ हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिन ब दिन क्या आवश्यक कदम उठाएंगे। प्रत्येक कदम आत्मसुधार के प्रत्येक आवश्यक बिंदु को अपने स्वयं के नोट के रूप में लिखा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको कुछ शोध करना होगा और इसका पूरा विवरण देना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप 40 पाउंड वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका पहला पोस्ट-इट पहले सप्ताह में 2 पाउंड वजन कम करना हो सकता है। एक बार जब वह लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तो नोट हटा दें और अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त होने तक 2 से 5 पाउंड का अगला लक्ष्य पोस्ट करें। आपका लक्ष्य जो भी हो, आपको वहां तक पहुंचने के लिए उठाए जाने वाले छोटे छोटे कदमों के लिए खुद को जवाबदेह बनाना होगा। आत्मसुधार के लिए समर्पण और आत्मानुशासन की आवश्यकता होती है। जो गंदा आईना आप रोज देखते हैं, वह सच उजागर करने वाला है। इसे नजरअंदाज करना बंद करें। अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करें। यदि आप इसे महसूस करते हैं, तो सोशल मीडिया पर #CanThirtMe अकाउंटेबिलिटी मिरर के साथ अपने टैगअप अकाउंटेबिलिटी मिरर में घूरते हुए अपनी एक छवि पोस्ट करें।